कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके को वापस पाने की हसरत आज हर एक भारतीय के मन में है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की कहानी क्या है और भारत इसे कैसे वापस पा सकता है? दरअसल दोस्तों, इसका नाम पीओके इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर अपना अवैध कब्जा कर रखा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 80,000 वर्ग किलोमीटर यानी पूरा 30% एरिया तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है, जिसे हम पीओके कहते हैं। अब बड़ा सवाल तो ये आता है कि जम्मू कश्मीर के इतने बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कैसे किया। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। सन 1947 में भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों ने इन रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी मुल्क में शामिल होने की आज़ादी दे दी गई। भारत और पाकिस्तान दोनों इस रेस में थे कि कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता कि पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया के तब के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से भारतीय सेना की मदद मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं करेगा जब तक कि वो इंडिया में शामिल नहीं हो जाए। जिसके बाद अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एग्रीमेंट को साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करवा दिया। जिसके बाद भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर भेजा गया और भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गया। दोस्तों, इस वॉर में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन दोस्तों उतने में इंडिया के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत और कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में पहुंच गई थी। अब दोस्तों, अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा नहीं करते तो आज पूरा जम्मू कश्मीर भारत का होता, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को लगभग हरा ही दिया था, जिसके चलते आसानी से 1947 में ही पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, कश्मीर मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन में पूरा मामला जाने के बाद बीच में ही भारत पाकिस्तान के वॉर को रोक दिया गया और एलओसी बनाई गई, जिसके चलते जो सेना जहां थी वहीं रोक दी गई और 1949 में दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन बनी। और दोस्तों तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इतने बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे हम पीओके कहते हैं। इसके अलावा आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने 1963 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक बड़े हिस्से शशगाम घाटी को चाइना को गिफ्ट कर दिया, अपनी दोस्ती चाइना के साथ बढ़ाने के लिए। और दोस्तों वो हिस्सा आज भी चाइना के पास है, मतलब हमारे पीओके में एक सीओके यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। अब दोस्तों बड़ा सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान और चाइना इन दोनों देशों के होते हुए भी क्या इंडिया पीओके और सीओके पर अपना कब्जा कर पाएगा? अगर हाँ, तो इंडिया ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकता है? वेल दोस्तों, स्ट्रेटेजी नंबर 1, कन्वेंशनल वॉर। India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. ये हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा इंडिया के अंदर 26/11 जैसा हमला किया तो पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान खो देगा। लेकिन दोस्तों कन्वेंशन वॉर होने से एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है और वो है न्यूक्लियर वॉर। देखो, अगर इंडिया कोई ऐसा वॉर करता भी है तो उसे दो तरफा वॉर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त और पीओके में बसने वाला चाइना भी तो इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अब चाइना क्यों इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ सकता है? क्योंकि चाइना $15 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से होकर गुजरता है। तो अगर इंडिया पीओके पर कोई वॉर करता भी है तो इंडिया को चाइना के अग्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा तीनों देश न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं और अगर इंडिया कोई कन्वेंशन वॉर करता भी है तो एक न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है, इसके बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों देशों के साथ आ जाने से इंडिया एक बार में इस वॉर को नहीं जीत पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए फिर हमें एक शांतिपूर्ण तरीका अपनाना होगा, जिसमें बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 2 होगा डिप्लोमेसी। अब दोस्तों इंडिया पिछले 73 सालों से इसी हथियार को यूज़ करता आ रहा है। डिप्लोमेसी में दोनों देश मिलकर अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक नतीजे पर आकर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम तो तब आती है जब इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान हो। पाकिस्तान ने अनगिनत बार बातचीत के वक्त इंडिया से कुछ और बात की और बाद में जाकर एक्शन कुछ और ही लिए। एग्जाम्पल नंबर 1,
करगिल वॉर। 19 फरवरी साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से पाकिस्तान गए। पीएम नवाज शरीफ से गले भी मिले। लेकिन दोस्तों इनकी यारी दोस्ती दिखाने का इंडिया को क्या सलूक मिला? दोस्तों उसके जस्ट 3 महीने बाद मई साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने करगिल में वॉर कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 2, सीज फायर एग्रीमेंट साल 2003। पाकिस्तान ने साल 2006 से लेकर साल 2021 तक 14,000 बार से भी ज्यादा सीज फायर एग्रीमेंट का क्लियर कट उल्लंघन किया है। एग्जाम्पल नंबर 3, गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा था कि वे गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाएंगे। और दोस्तों ये ऐलान शिमला एग्रीमेंट और कराची एग्रीमेंट का क्लियर कट उल्लंघन है। अब दोस्तों इतना सब कुछ देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि इस इशू को हम बातचीत करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारे नेक्स्ट प्लान को, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। प्लान नंबर 4, सर्जिकल स्ट्राइक। अटैक नंबर 1, उरी। उरी में एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक होने के पीछे 15 महीनों की प्लानिंग थी। अटैक नंबर 2, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया ने पाकिस्तान में बसे जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक किया था। ये इंडिया का जवाब था पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए। अब दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे वॉरफेयर में जब दूसरा साइड काउंटर अटैक करने का प्लान करता है तब तक तो पूरी तबाही मच चुकी होती है। लेकिन पीओके को ऐसे कैप्चर करने में इंडियन आर्मी को जो प्रॉब्लम होगी वो होगी पीओके की जोग्राफिकल कंडीशन। देखो पीओके 2 भागों में बटा हुआ है। पहला पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। तो अब इसमें जो गिलगित बाल्टिस्तान तो पूरा पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है, जहाँ पर 7,000 फीट की ऊंची पहाड़ियाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से एक ही समय पर 2 जगह सर्जिकल स्ट्राइक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों इतने सारे डिसएडवांटेज को देखते हुए अब हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसमें खून खराबा भी ना हो और हम पाकिस्तान को काफ़ी कमज़ोर भी कर दें। तो दोस्तों इसके लिए हमारा नेक्स्ट प्लान होगा पाकिस्तान को इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर बना देना, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप इंडियन पाकिस्तानी ट्रेड कम्प्लीटली। पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तानी ट्रेड पर बैन लगा दिया था तब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 97% से कम हो गया और इंपोर्ट 60% से भी कम हो गया था। इसी के साथ इंडिया ने अपना मोस्ट फेवियर नेशन का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर से निकाल दिया और 200 कस्टम टैक्स पाकिस्तानी चीज़ों पर लगा दिया। नंबर 2, स्टॉप वाटर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई इंडियन वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया में बहने वाली नदी रावी, सतलज और व्यास नदियों से आने वाले 3.16 मिलियन एयर फीट के पानी को इंडिया स्टोर कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है और दोस्तों ये सारा पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है। तो इसलिए इंडिया 1960 में हुई इंडियन पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट के हिसाब से इन सारी नदियों का पानी पाकिस्तान में जाने से रोका जा सकता है और दोस्तों वो भी लीगली। और दोस्तों पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। नंबर 3, यूएन सैंक्शन। सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानी टेररिज्म का पर्दाफाश करना और यूएन की मदद से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैक लिस्ट में डालना, जिससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। नंबर 4, चाइनीज सपोर्ट। चाइना के साथ बातचीत के जरिए ये साबित करना होगा कि पीओके इंडिया का एक इंटरनल मैटर है। अगर चाइना इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता है तो इंडिया भी ताइवान के इशू पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब दोस्तों इंडिया ये सब कुछ करता भी है तो पाकिस्तान के ऊपर एक तरफा प्रेशर आ जाएगा और पीओके को हासिल करना इंडिया के लिए मुमकिन भी हो सकता है। और दोस्तों इंडिया ने इन सब के ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना, उरी और पुलवामा अटैक पर पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करना इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो दोस्तों अब आपको क्या लगता है इन सारी स्ट्रेटजीज में जो आज मैंने आपको बताई, इनमें से इंडिया को कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करना चाहिए? अब दोस्तों इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।